जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने 230 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री का। आज दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न को करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के मूल घटक क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों एटॉमिक मॉडल के बारे में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन को करेंगे और कंसेप्ट को भी सीखता हुआ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले क्या जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु की बात करें या तो एटम्स, एटम परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि परमाणु क्या होता है। तो अगर कोई भी हम तत्व या एलिमेंट या पदार्थ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने मान लिया कि पहले एक सोडियम का धातु ले लिए। क्या ले लिए, सोडियम का धातु ले लिए। तो सोडियम को धातु ले लिए तो मान लेते हैं कि इसका ये इतना बड़ा साइज है। तो ये जो इतना बड़ा साइज है हमारा सोडियम का, इसमें से जो बना होगा एटम, तो इसमें से एक छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा जो सूक्ष्मतम कण होगा, छोटा छोटा अणु मिल करके, मतलब छोटा छोटा क्या होगा, ये छोटा छोटा होगा वो परमाणु होगा। ये परमाणु से मिल करके ये बड़ा बनता है। तो किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम रूप क्या है, सूक्ष्मतम रूप यानी कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा, या तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट या सबसे छोटा रूप किसी पदार्थ का। सबसे छोटा क्या है दोस्तों, सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा परमाणु कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये इस परमाणु को डाल्टन साहब ने बोला था, कि डाल्टन ने बोला था कि इस परमाणु को इससे छोटा और नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये इंडिविजुअल है। क्या है, इंडिविजुअल है। लेकिन बाद में आगे खोज होता चला गया और पता चला कि किसी भी परमाणु के अंदर जो होता है, किसी परमाणु के अंदर जो होता है वो एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है। इसमें 3 सब एटॉमिक क्या है, किसी भी परमाणु में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि 3, जिसमें से दोस्तों एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और एक तीसरा न्यूट्रॉन है। क्या है, फिर 3 ठो न्यूट्रॉन है। ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये नेगेटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों उसमें कोई चार्ज हमारा नहीं होता है। तो दोस्तों जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन हमारा बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों हमारा क्या होता है, बीच में होता है। और इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, एटॉमिक मास, या हम इसे जेड द्वारा दर्शा सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, ए या तो जेड नोटेशन से हम दे सकते हैं, ए या तो जेड। तो ये ए हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो हमारा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये क्या होता है, बीच में होता है। और बीच में जहां पे होता है उसे नाभिक या केंद्रक बोला जाता है, उसे केंद्रक, नाभिक या न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या तो नाभिक, नाभिक बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बाहर कक्षा में चक्कर काटता है। ये क्या करता है, बाहर कक्षा में चक्कर काटता है। तो ये हमारा इसमें क्या होता है, ये परमाणु का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये परमाणु का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, देखता चलेंगे। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या देखा कि नाभिक या केंद्रक, हमने क्या कहा, नाभिक या केंद्रक। तो नाभिक और केंद्रक में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ऑप्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, विद्युतीय तटस्थ, यानी कि इलेक्ट्रिक से संबंधित बता रहा है। क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक जो बात है यहाँ पे दोस्तों, या विद्युतीय तटस्थ की बात किया गया कमजोर सूक्ष्माणु पर। तो वो हमारा दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव का क्या मतलब है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज हमारा नहीं होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज खोज हुई।
देखिए दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज हुई। तो अल्फा प्रकीर्णन दोस्तों रदरफोर्ड के, इसे हम क्या जानते हैं, अल्फा एक्सपेरिमेंट के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अल्फा एक्सपेरिमेंट। अल्फा एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था दोस्तों, 1911 में रदरफोर्ड साहब ने 1911 में क्या किया, एक पतली सी सोने की चादर ली। क्या क्या किए? उन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली जो सोने की थी। क्या थी? पतली सी चादर ली सोने की, जिसमें से सोने की बात करें, क्या किया, सोने की चादर ली और उन्होंने क्या किया, इसमें से अल्फा पार्टिकल, क्या किया, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम आइटम को, हीलियम के अल्फा पार्टिकल को, हीलियम आइटम को इसमें क्या किया गया, पास करवाया गया। जब इन्होंने हीलियम आइटम को इसके थ्रू से पास करवाया, तो जो किनारे किनारे में से जा रहा था, ये हमारा क्या है, बीच में है, और ये किनारे किनारे से सारे अल्फा जो रेज थे, हीलियम की किरणें थी, वो सारे के सारे किनारे से पास हो जा रहा था, सारे के सारे किनारे से पास हो जा रहा था। लेकिन जब ये किनारे से लाइट जो है बीच में गया, यानी कि बीच में जब पार हुआ, तो यहां से कुछ इधर से रिफ्लेक्ट होकर चला गया और कुछ किरणें यहां से टकराया और कुछ किरणें इधर चला गया और कुछ किरणें दोस्तों इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया, कुछ किरणें इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया और कुछ सीधा रिफ्लेक्ट वहीं पे हो गया। यानी कि जब इस बीच से किरणें पास हुआ, तो वो विपरीत, यानी कि जिधर से जा रहा था उधर ही वापिस चला गया। कोई इधर रिफ्लेक्ट चला गया, कोई इधर होकर रिफ्लेक्ट चला गया, कोई इधर, यानी कि ये बीच में से क्या हुआ, किरणें पास नहीं हुआ, लेकिन साइड साइड से पास हो गया। तब उन्हें पता चला, तब रदरफोर्ड को मालूम पड़ा कि बीच में कुछ तो है, क्योंकि बीच से जब किरणें जा रही है तो बीच में वापिस आ जाती है, लेकिन साइड से अगर किरणें जाती है तो वापिस नहीं जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कुछ तो है, बीच में कुछ है। और उन्होंने कहा कि जो बीच वाला पार्ट है वहां पे कुछ धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव है, और साइड साइड में जो है क्या है, खाली है, इम्पटी है। ये साइड साइड की जो क्षेत्र है उधर क्या है, इम्पटी है, खाली है। और बीच में ये खाली नहीं होने के कारण, यानी कि पॉजिटिव, वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है, क्योंकि जो हीलियम को हम जब वापिस देते हैं तो हीलियम भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। जब पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो एक दूसरे को क्या करता है, हमारा रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है, या तो प्रतिकर्षित करता है, रिपेल या तो प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करता है मतलब एक दूसरे से दूर भेजता है। इसका मतलब बीच में जो है क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज का कुछ होगा। तो तब जाके वहां पे पता चला कि बीच में कोई है। और उन्होंने कहा दोस्तों कि जो एटम है, वो एटम का अधिकतम भाग क्या है, हमारा खाली है, और बीच में कुछ ऐसा भाग है जो पॉजिटिव चार्ज का होगा। अंत में दोस्तों उन्होंने क्या किया, इस बीच में जहां से वापिस आ जा रहा था, इसका एक नाम दिया। क्या दिया, नाम दिया, उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या तो नाभिक, क्या रखा, न्यूक्लियस या तो नाभिक नाम रखा, न्यूक्लियस या तो नाभिक नाम रखा। क्या रखा दोस्तों, यहाँ पे नाभिक नाम रखा। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज हुई। तो हमारा क्या खोज हुआ, नाभिक की खोज हुई, यानी कि नाभिक नाम रखा, तो इसका क्या हुआ, हमारा नाभिक की खोज हुई। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, समतुल्य प्रतिद्रव्य, समतुल्य प्रतिद्रव्य, यानी कि इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल, इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, एंटी वायलेंट, एक मतलब इक्विवेलेंट एंटी पार्टिकल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है, इन तीनों का क्या है, हमारा एक समतुल्य प्रतिद्रव्य है, यानी कि एंटी पार्टिकल है। इन तीनों का क्या है, एंटी पार्टिकल है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो हमारा एंटी प्रोटॉन होता है। वो क्या होता है, एंटी प्रोटॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन का दोस्तों यहाँ पे हमारा एंटी न्यूट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है, एंटी न्यूट्रॉन।
लेकिन दोस्तों ये एंटी न्यूट्रॉन हम बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो न्यूट्रॉन हमारा होता है वो चार्जलेस होता है, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिट्रॉन जो हमारा होगा, देखिए दोस्तों, इसमें इक्विवेलेंट प्रतिद्रव्य का मतलब क्या है, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्टिव कर सके और कैंसिल आउट कर सके। तो ये न्यूट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है तो जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, और प्रोटॉन जो हमारा पॉजिटिव में होता है तो ये एंटी प्रोटॉन जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसे चार्जलेस या जीरो कह सकते हैं, या एंटी प्रोटॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसका, यानी कि नहीं होता है, एंटी प्रोटॉन इसका नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो सब यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा एंटी पार्टिकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, और जो किसी परमाणु होता है उसके कक्षाओं पे चक्कर लगाता है, वो क्या करता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है, या इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इसका मास हमारा, इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। और इस पे, और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो वह, अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें दोस्तों, तो इसका चार्ज कितना होता है, माइनस में होगा, ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और दोस्तों प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है दोस्तों, लेकिन उसमें प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। और ये दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्योंकि परमाणु का हमारा, ये परमाणु हमारा क्या है, एक एटम है। और इस एटम का कितने हैं सब, इसके इस एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, या उप परमाणिक जिसको हम कह सकते हैं, परमाणविक, उप परमाणविक जिसे हम कह सकते हैं परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल या उप परमाणविक कण कितने थे हमारा, तीन थे, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इस तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो यहाँ पे उप परमाणिक, उप परमाणिक, उप परमाणविक, उप परमाणिक, ये चारों में सही बोला गया है, उप परमाणविक है। लेकिन अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। नेट आवेश के साथ एक आवेश के साथ एक उदासीन है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, न्यूट्रॉन हमारा है वो उदासीन है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है उसमें। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो धनात्मक है, नहीं दोस्तों, धनात्मक की बात करें तो धनात्मक हमारा कौन था, प्रोटॉन। और उदासीन की बात करें तो कौन होता है, न्यूट्रॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। नेट आवेश के साथ उप परमाणु कण जो ऋणात्मक हो, बिल्कुल सही दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी है एटम का। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी, देखिए दोस्तों, जेम्स चैडविक तो पहले हम इसके बारे में पिछले क्लासों में हमने चर्चा कर चुका दोस्तों, लेकिन फिर से हम इसके बता देते हैं। एक ट्रिक याद रखिए, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ई से हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। और टी से हो गया टॉमसन, यानी कि जे टॉमसन, क्या हो गया, टॉमसन। पर प से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। और आर से क्या हो जाएगा हमारा, रदरफोर्ड, आर से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। और ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और चा से क्या हो जाएगा, चैडविक, क्या हो जाएगा, चैडविक। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का खोज हमारा किसने किया, चैडविक ने किया। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने, नहीं दोस्तों, एक यहाँ पे बात करने की योग्य है, जो प्रोटॉन का खोज है, इस प्रोटॉन का खोज करने वाला गोल्डस्टीन थे, कौन थे वो, गोल्डस्टीन थे। लेकिन नामकरण की बात करें तो नामकरण करने वाले जो थे वो रदरफोर्ड थे, नामकरण रदरफोर्ड ने किया, लेकिन रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन खोजकर्ता की बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की खोजकर्ता हमारा गोल्डस्टीन है, कौन है वो, गोल्डस्टीन है।
तो यहाँ पे उत्तर हमारा डी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने। तो ये ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, अगर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की बात करें तो जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज उन्हीं ने किया था, जे थॉमसन ने। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे सी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज हमने क्या देखा दोस्तों, जे थॉमसन ने किया। अभी हमने क्या देखा, ट्रिक ईंट पर नाचे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आने की पॉजिटिव की बात कर रहा है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा किस में होता है, प्रोटॉन में होता है। तो बी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम क्या जानते हैं दोस्तों, एंटी पार्टिकल के नाम से जानते हैं, एंटी पार्टिकल। और एंटी पार्टिकल को हिंदी में बात करें तो उसे प्रतिकण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। तो जिसमें ये क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होता है, इसीलिए इसका कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा, किसके बारे में पूछा गया है, विपरीत गुण होते हैं तो उसे एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि चार्ज। जो चार्ज होता है वो कितना होता है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में भी हमारा कुछ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन में भी हमारा क्या होगा, कुछ चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन में भी हमारा क्या होगा, कुछ चार्ज होगा। तो जो प्रोटॉन में होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। और इलेक्ट्रॉन में सेम चार्ज होगा उतना ही, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जो प्रोटॉन का होगा वो पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रॉन का ये चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस या हम जीरो चार्ज कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है दोस्तों कि जो न्यूट्रॉन है वो सभी में पाया जाता है, केवल एक एलिमेंट को छोड़ करके, केवल एक एलिमेंट को छोड़ करके। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है हमारा। सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन। यानी कि एक प्रोटॉन होने के कारण इसका प्रोटॉन नंबर भी, यानी कि एटॉमिक नंबर भी एक होगा, और एटॉमिक मास भी इसका एक के आसपास होगा। यानी कि इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन हमारा नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है ये 1.009 के समथिंग होता है। द्रव्यमान संख्या 1.009 के समथिंग होता है। इसीलिए दोस्तों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होने के कारण इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है एक होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्रोमियम में भी न्यूट्रॉन होता है, कार्बन में भी न्यूट्रॉन होता है, और मैग्नीशियम में भी न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन में हमारा न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में न्यूट्रॉन हमारा होता है। कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है? उप परमाणु कण नहीं है। देखिए दोस्तों, उप परमाणु कण यानी कि एंटी पार्टी सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बोला गया। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि
उप परमाणु, उप परमाणु। तो उप परमाणु हमारा क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये हमारा क्या है, उप प्रोटॉन है। तो इन तीनों हमारा क्या है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जो जीनोन हमारा है वो एंटी पार्टिकल, सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे किस कौन सा ऑप्शन, यानी कि डी नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल के बारे में जानेंगे या उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल के बारे में दोस्तों, एटॉमिक मॉडल की बात करें तो बहुत से साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग मत दिया। क्या क्या अलग अलग मत दिया, हर किसी ने क्या किया, अपना अलग अलग मत दिया। पहले दोस्तों एक आया थॉमसन मॉडल। क्या आया, थॉमसन मॉडल, यानी कि थॉमसन मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या कहा दोस्तों, एटॉमिक, जो थॉमसन मॉडल के अनुसार थॉमसन साहब ने एक तरबूज लिया और तरबूज में कहा कि जो ये लाल कलर का गुद्दा है, ये क्या है, जो लाल कलर के गुद्दे हैं, ये गुद्दे, उन्होंने कहा कि जो लाल कलर का गुद्दा है, वो लाल कलर का गुद्दा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारा ब्लैक कलर का इसमें बीज है, वो बीज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज आने के सेंस में दोस्तों, सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, प्रोटॉन होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो वाटरमेलन या तरबूज का पल्प है या गुद्दा जिसको कहते हैं, वो क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन के जैसा काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड्स की तरह, यानी कि जो बीज है, वाटरमेलन का बीज है, वो बीज की तरह नेगेटिव चार्ज के जैसा काम कर रहा है। तो ये, लेकिन दोस्तों ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि अगर दोनों अगर एक ही अंदर में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक ही साथ रहेगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये चार्जलेस हो जाएगा। तो इसीलिए ये मॉडल भी क्या हुआ, फेल हो गया। क्या हुआ, फेल हो गया। तो ये क्या था हमारा, थॉमसन, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। और दोस्तों ये थॉमसन मॉडल ने ये भी कहा था, और थॉमसन ने एक मॉडल और दिया था, जे थॉमसन साहब ने एक मॉडल और दिया था, कैथोड रे, कैथोड रे वाला, कैथोड रे का उन्होंने एक मॉडल दिया था। तो ये कैथोड रे का भी मॉडल भी जे थॉमसन द्वारा ही दिया गया था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे, और जैसे जैसे आएगा वैसे हम उसको टॉपिक के बारे में चर्चा करते चलेंगे। कैथोड किरण, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो जो कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था वो जे थॉमसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जे थॉमसन द्वारा। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में हमने क्या देखा था, उन्होंने जो किया था एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड फॉइल पर किया था। गोल्ड फॉइल पर उन्होंने क्या किया था, जो अल्फा रे का एक्सपेरिमेंट को किया था, तो बीच में से सारा कण हमारा क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। बीच में जितने भी रे या किरण जा रहा था वो बीच से रिफ्लेक्ट वापस हो जा रहा था, लेकिन जो किनारे से जा रहा था वो आगे क्रॉस कर जा रहा था। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। तो उन्होंने क्या कहा था, तो उसके अनुसार जो वर्णन नहीं करता है, क्या करता है, वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज का हेवी पार्ट है, जो छोटे साइज का ही अधिकतर पार्ट जो है वो क्या है, इम्पटी है, लेकिन बीच में क्या है, कुछ तो हेवी साइज का है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। बीच में कुछ क्या है, हेवी सा है, और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। और उन्होंने जिसका नाम क्या दिया, नाभिक बताया। क्या बताया, नाभिक बताया। जो कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या है, वो नाभिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और लेकिन दोस्तों जब उन्होंने सिर्फ ये बताया कि बीच में कुछ हैवी चीज है, वो भारी है, हैवी है, लेकिन छोटा साइज में है और पॉजिटिव चार्ज का है। पॉजिटिव चार्ज का इसलिए बताया क्योंकि उसमें जो एक्स अल्फा रे पास किया जा रहा था वो हीलियम के पास किया जा रहा था, और जो हीलियम का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये अल्फा अल्फा एक्सपेरिमेंट में अल्फा किरण को या जो पॉजिटिव चार्ज का हीलियम होता है वो अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये रिपेल करता था, इसलिए रिफ्लेक्ट करके इधर उधर जा रहा था। तो बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज था, उन्होंने ये बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये यहाँ पे इसमें प्रोटॉन या कुछ नाम ऐसा कुछ है, उन्होंने ये नहीं बताया था। और उन्होंने ये, और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने इस प्रोटॉन के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। यानी कि जो उसका जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का ड्रॉबैक था, या कमी कह सकते हैं दोस्तों, ड्रॉबैक या कमी जो था, उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था। जो स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि जिसे कि स्टेबिलिटी का मतलब दोस्तों ये जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो चक्कर में कक्षा में चक्कर काट रहा है। तो चक्कर काट रहा है तो इसमें कुछ फिक्स एनर्जी होगा, लेकिन चक्कर काटते काटते अगर एनर्जी इसका लॉस हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बीच में जाके गिरेगा। तो बीच में जाके गिरेगा अगर, तो ये क्या होगा, स्टेप ये यानी कि फिर से ये प्लस माइनस होकर जीरो हो जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं रह सकता है। तो उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता सका था, यानी कि जो स्थायित्व है उसके बारे में नहीं बता सका था। तो इसीलिए उसका ये मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो नाभिक की उपस्थिति के बारे में रदरफोर्ड ने बता दिया था कि बीच में कुछ तो हैवी चीज है जिसका नाम नाभिक या न्यूक्लियस रखा था। परमाणु के आवेश, हाँ परमाणु के आवेश में बता दिया था कि 1 पॉइंट कुछ तो यहाँ आवेश मतलब क्या दोस्तों, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये भी उन्होंने बता दिया था। लेकिन दोस्तों ये परमाणु का स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था, परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि रदरफोर्ड द्वारा इसके बारे में नहीं बता पाया था, इसी वजह से उसका मॉडल ये फेल हो गया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रतिक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों हमने शुरू में ही क्या देखा, जो अल्फा कण का जो पार्टिकल था वो हमारा किस पे पास किया जा रहा था, वो गोल्ड फॉइल था या सोने की पत्ती थी। गोल्ड फॉइल में यानी कि क्या दोस्तों, स्वर्ण था, सोने की पतली परत थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की हुई थी। तो देखिए दोस्तों हमने क्या इसके बारे में पढ़ चुका है, नाभिक की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। तो गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की पन्नी में डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। बोर के एटॉमिक के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। अब दोस्तों हम बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, नील्स बोर, नील्स बोर ये कौन थे, साइंटिस्ट थे। तो नील्स बोर मॉडल के अनुसार दोस्तों उन्होंने बताया कि कोई भी जो परमाणु होता है बीच में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो यहां पे दोस्तों हम कह सकते हैं जो बीच में हमारा क्या है, प्रोटॉन है जो क्या है पॉजिटिव चार्ज का है। ये बीच में हमारा क्या है, प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज का है, और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन भी है। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है। और उन्होंने बताया कि इसे हम के एल एम और एक कक्षा और बाहर से लगा देते हैं दोस्तों, एन बताया, यानी कि के एल एम, जिसमें से ये हमारा यहाँ पे ये पहली कक्षा कहलाएगा, और ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा, और ये चौथी कक्षा। और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, चक्कर काटेगा। और इस हर एक कक्षा को क्या बोला गया, हर एक कक्षा को ऑर्बिट बोला गया, क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया, ऑर्बिट या तो सेल बोला गया, या हिंदी में इसे कक्षा कहते हैं, कक्षा।
तो हर एक कक्षा का क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हर एक कक्षा में हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक एनर्जी लेवल होगा, अपना अपना क्या होगा, एक एनर्जी लेवल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा इसमें दोस्तों, तो उसमें क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से, अगर इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपर जाता है, ऊपरी कक्षा में जाता है, ऊपरी कक्षा में जाएगा, ऊपरी कक्षा में जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर ऊपर से, अगर ऊपरी कक्षा से नीचे की ओर आएगा, ऊपर से अगर नीचे की ओर जाएगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो सर्कुलर मोमेंटम यानी कि मोमेंटम से मूव करेगा, यानी कि एम वी आर इक्वल टू एन एच 2 पाई के फॉर्म में मूव करेगा। यानी कि ये क्या है, एनर्जी फॉर्म होता है, क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। एन यहाँ पे ये यानी कि जो एनर्जी होगा हर एक, जो एनर्जी होगा हर एक इलेक्ट्रॉन में वो इतना होगा, यानी कि h/2 पाई के बराबर होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उतना ऊर्जा, दो न्यूट्रॉन है तो उतना ऊर्जा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, n यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है दोस्तों दोस्तों तो n यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उतना ऊर्जा, दो इलेक्ट्रॉन होगा तो उतना ऊर्जा, तो उतना मोमेंटम से वो क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्या लिखा गया, फोटोन, फोटोन क्या कहते हैं, जो सनलाइट होता है, सनलाइट का ऊर्जा का जो फॉर्म होता है, ऊर्जा का फॉर्म, उसे फोटोन कहा जाता है, उसे फोटोन कहा जाता है। यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म होता है लाइट का, उसे फोटोन कहा जाता है। तो बोर के एटॉमिक मॉडल के अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो निचली कक्षा से कहाँ जाएगा, एनर्जी जब गेन करेगा तो वो निचली कक्षा से कहाँ जाएगा, ऊपर कक्षा में जाएगा, यानी कि वो ऊपर की ओर जाएगा, क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। यह कक्षा, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, नहीं दोस्तों, अगर उसमें एनर्जी आ गया तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसमें एनर्जी आ गया तो ये बाहर वाली कक्षा की ओर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर वाली कक्षा की ओर चला जाएगा। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, बिल्कुल नहीं। यह भीतरी कक्षा में जाता है, भीतरी कक्षा में कब जाएगा दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे जैसे को मूव कर रहा है, इसका एनर्जी लूज कर दिया तो ये नीचे की ओर चला जाएगा, क्या होगा, नीचे की ओर। और इलेक्ट्रॉन की अगर फाइनल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की फाइनल इनिशियल एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन का फाइनल एनर्जी, सॉरी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल पहले होता है दोस्तों, बाद में इनिशियल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चेंज इन एनर्जी हो जाता है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ते हैं। यह सॉरी यह भीतरी कक्षा में जाता है, भीतरी कक्षा में कब जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी लॉस करेगा। यह अगली बाहरी कक्षा में जाता है, तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, फोटोन को अवशोषित कर रहा है, यानी कि एनर्जी को क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और एनर्जी को गेन करेगा तो ऊपरी कक्षा में या बाहरी कक्षा की ओर जाएगा। तो डी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों हमने देखा, क्या देखा, अल्फा एक्सपेरिमेंट में, अल्फा एक्सपेरिमेंट के अनुसार, अल्फा एक्सपेरिमेंट के अनुसार रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु का बताया था कि ये जो हमारा है न्यूक्लियस है, बीच में चार्ज कुछ बताया नहीं था ज्यादा, उन्होंने कहा कि बीच में कुछ हेवी मटेरियल है जिसे न्यूक्लियस नाम दिया था। तो सबसे पहले नाभिक की बात करें तो नाभिक मॉडल के बारे में हमारा रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था, तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी फिजिक्स का जनक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय नाभिकीय की बात करें तो नाभिक की खोज हमारा किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। तो जिसने जो खोज करता है उसे उसका जनक बोला जाता है या फादर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम दोस्तों
परमाणु कक्षा या ऊर्जा स्तर या एटॉमिक ऑर्बिट या एनर्जी लेवल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और उससे थोड़ा बहुत दोस्तों थ्योरी को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित थोड़ा बहुत कंसेप्ट को जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कंसेप्ट को। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम क्या पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। जिससे पहली कक्षा को क्या बोला गया? के बोला गया, दूसरी कक्षा को एल और तीसरी कक्षा को एम बोला गया, और जो चौथी कक्षा है उसे एन बोला गया। क्या बोला गया? एन बोला गया। तो यहाँ पे दोस्तों के एल एम एन ये नाम दिया गया। और देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे हमारा क्या ऑर्बिट है या कक्षा है या सेल हम कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हर एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो हर एक सेल का क्या होगा, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। और हर एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा वो अलग अलग रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रखा जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो इसमें हमारा कितने कक्षा की पहली कक्षा क्या है? के है। तो जो पहली कक्षा में हमारा होगा वो 2n स्क्वायर, क्या होगा? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्या बताया? एक फॉर्मूला बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये फॉर्मूला बताया गया 2n स्क्वायर। अगर हम के कक्षा की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? पहली कक्षा 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। तो n बराबर अगर हमारा यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 1 2 3 4, ये ds और ये चलता रहेगा इसी तरह से। तो अगर के कक्षा की बात करें तो के कक्षा हमारा कितना होगा? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2n स्क्वायर मीन्स क्या? n की जगह पर के हमारा क्या है? पहली कक्षा, यानी कि ये k है, ये l है, ये m है, ये n है। तो k में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो n बराबर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि जो पहली कक्षा है उसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा सकता है पहली कक्षा में। अब हम दोस्तों एल कक्षा की बात करें तो फिर फॉर्मूला हमारा क्या है? 2n स्क्वायर, यानी कि 2 और n क्या है? एल कक्षा की 2 है, यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जो हमारा एल कक्षा है उसमें हमारा 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है या चक्कर लगा सकता है। क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर सकता है या चक्कर लगा सकता है। अब हम यहाँ पे एम कक्षा में जाएंगे तो एम कक्षा में सेम फॉर्मूला वही रहेगा हमारा 2, लेकिन एन की जगह पर क्या रखेंगे? 3, यानी कि 3 3 9 9 दूना 18, यानी कि जो तीसरी कक्षा होगा इसमें हमारा 18 एलिमेंट को हम रख सकते हैं। क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन मतलब यानी कि एम कक्षा में लगा सकता है। और एन कक्षा की बात करें तो एन कक्षा में भी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 2n स्क्वायर, 2 यानी कि एन की जगह पर हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 4 16, यानी कि 32, यानी कि जो एन कक्षा है इसमें हमारा 32 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। इसमें हमारा 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगेगा। ये हमारा क्या, ये यहाँ पर ये डिसीजन किया गया था। और यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात करें दोस्तों तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर इसमें जो मूव कर रहा होगा उसमें एनर्जी लेवल क्या होगा? सबसे अधिक होगा, क्योंकि जो सबसे बाहर होगा उसमें एनर्जी लेवल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और इन लोगों में इसके तुलना में कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम एनर्जी लेवल की बात करें तो पहली कक्षा में होगा, और सबसे अधिक एनर्जी लेवल सबसे बाहरी कक्षा में होगा। क्या होगा? सबसे बाहरी कक्षा में होगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और उससे संबंधित प्रश्न को करते हैं। किसी परमाणु के नहीं दोस्तों, कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? 2n स्क्वायर। क्या देखा? 2n स्क्वायर, यानी कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कितना रखना है वो 2n स्क्वायर से दर्शाता है। तो n हमारा अगर पहली कक्षा है तो 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा है तो 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा है तो 3 रखेंगे। तो 2n स्क्वायर हमारा यहाँ पे सही फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही दिया गया है। और हाँ दोस्तों, ये हमारा किसके द्वारा बताया गया था? ये बोर मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बोर एटॉमिक के थ्रू से ही बताया गया था, बोर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एम कक्षा में
शामिल हो सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए के एल एम, यानी कि ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, और एन हमारा क्या होता है? चौथी कक्षा होता है। तो 2n², तो ये तीसरी कक्षा है, तो 2n की जगह पर कितना रखेंगे? 2, यानी कि 3 3 9 9 2 18, यानी कि जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, वो 18 रख सकते हैं। 255 में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एम सतत सेल में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। तो ऑप्शन नंबर ए, पिछले क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन दोस्तों। एन कोषों में समायोजित, तो एन कोष में कितना दोस्तों? एन यानी कि 4, यानी कि 2n², तो एन की जगह पर 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो 32 हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एन कोष में, तो एन कोष में कितना दोस्तों? सेम क्वेश्चन, 32 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरी कक्षा दोस्तों के एल एम एन, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो एम हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। के हमारा पहली कक्षा हो गया, तो पहली कक्षा में 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हमारा सही उत्तर होगा। एम एम कक्षा में, यानी कि एम एम यानी कि किसका दोस्तों? के एल एम, यानी कि तीसरी कक्षा है। एम क्या हमारा? तीसरी कक्षा, तो तीसरी में यानी कि 2n², तो 3 3 9 9 2 18। किस परमाणु के एम कोष में आयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो एम हमारा के एल एम, यानी तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा में हमने क्या देखा दोस्तों? 2n², एन की जगह पर 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 9 3 3 9 9 2 18, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। के एल एम, यानी कि एल यानी कि दोस्तों दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में कितना होता है हमारा? 2n², तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। या तो दोस्तों आप सीधा आध रख सकते हैं, के एल एम एन, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। ये इतना आप आध रख सकते हैं। या तो इसे हम पहली कक्षा बोलेंगे, इसे दूसरी कक्षा, या तीसरी कक्षा, या तो चौथी कक्षा। तो एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? अब दोस्तों, अब हमने तो देख लिया कि कौन सा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन या तत्व को, इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए तो हम कम भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 की बात किया गया है, तो 13 यानी कि एल्यूमिनियम की बात किया गया था। एल्यूमिनियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 13 होता है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारा दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन हमारा पहली कक्षा में रहेगा, और दूसरी कक्षा में हमारा कितना रहेगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। अब कितना हो गया? 10 यानी 13 है। तो जो अंतिम कक्षा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? अंतिम कक्षा में 3। तो अंतिम कक्षा में हम 3 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन जितने रहेगा उतने रखेंगे। अगर इसमें होता तो हम 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है तो उससे कम भी हम रख सकते हैं, उसमें हम कम रख सकते हैं। तो इसमें कितनी कक्षा बन रहा है? 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 1 2 3, 3 कक्षा बन रहा है, यानी कि 3 सेल बन रहा है, 3 ऑर्बिट बन रहा है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना है? तो अंतिम यानी कि चौथी, चतुर्थ यानी कि चौथे, तो चौथे में कितना है दोस्तों? 32 है। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से? 2n²। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश का सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि 2n² द्वारा दर्शाया जाता है। एक कोष में मौजूद सेम क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि 2n²। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज के सवाल हमारा इतने हो गए थे दोस्तों।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। सब्स सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।